नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। दरअसल उत्तर प्रदेश में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और 7 बार के विधायक माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता विरोधी दल बनाया गया है। इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक कमाल अख्तर को सपा विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक और राकेश कुमार को उप सचेतक बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी भेजा है। महबूब अली को अधिष्ठता मंडल में शामिल किए जाने की संतुष्टि भी की गई है। वहीं यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का स्वागत किया, जिन्हें सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नए मंत्रियों का परिचय कराया। आज इस सदन में एक नई जिम्मेवारी के नाते से नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे लिए। आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। हमेशा 7 बार विधायक रहने का इनको गौरव प्राप्त है। 7 बार बहुत लंबा पीरियड होता है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी आपने सुशोभित किया 2 बार। आपके मार्गदर्शन में हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आज नेता प्रतिपक्ष की जगह आपको बैठकर देखकर मेरे को बहुत प्रसन्नता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने में एक सकारात्मक चर्चा, जिस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अच्छी चर्चा होती है, उसमें आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहिए? बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने सदन के अंदर जो है वो अपनी बातों को रखा और साथ ही कहा है कि 4 मंत्री हैं पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में अनिल कुमार, और साथ ही उन्होंने अन्य मंत्रियों का भी जिक्र किया। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी 4 मंत्रियों का मैं इस माननीय सदन से परिचय कराना चाहूंगा। इसमें पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में श्री ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में श्री अनिल कुमार जी को, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में श्री दारा सिंह चौहान जी को और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री सुनील शर्मा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये 4 माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन के सदस्य थे या उच्च सदन के सदस्य थे, उन्हें मंत्रिमंडल के रूप में शामिल करके उनका परिचय मैंने इस माननीय सदन के सम्मुख कराया है। धन्यवाद। नतीजा प्रश्न संख्या 1। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज विधानमंडल का सत्र शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों को रखा। मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। ये मानसून सत्र है। मानसून सत्र में मैं सबसे पहले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य और विधानमंडल की कार्रवाई को सकुशल संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, इन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं।
हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग भी सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी भी, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। इसके लिए आज से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र में मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील होगी। मैं एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ होने के लिए के अवसर पर सभी अपने माननीय सदस्यों का, जो इस सदन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, वैसे भी यह देवादिदेव महादेव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर हमारे जो शिव भक्त हैं, वे सभी शिव भक्त इस पूरे मास में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कावड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी, पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मानसून सत्र को यहां पर प्रदेश के विकास, जन कल्याण से जुड़े हुए अनुपूरक मांगों को एक सार्थक चर्चा का विषय बना करके हम उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ में सभी माननीय सदस्यों का मैं अपने सहयोगियों की ओर से, मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री जो श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय
कार्य मंत्री और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे दोनों सहयोगी जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, श्री जसवंत सैनी जी, इन सब की ओर से मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन सब के सहयोग की अपेक्षा और आकांक्षा रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना में पुलिस ने अब तक और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने दी। क्या अपडेट है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक? हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आप से एक ड्राइवर है और 4 सर बेसमेंट वाले हैं, उनका क्या रोल है जो बेसमेंट के ओनर हैं? देखिए, जैसे जो बेसमेंट के ओनर्स थे उनको बेसमेंट का परमिशन स्टोरेज पर्पस के लिए था, किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए बेसमेंट का परमिशन नहीं था। ये अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आया है वो बाकी वो जो एग्जिस्टिंग जो स्टोरेज का परमिशन कह रहे हैं उसके बारे में भी हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट ये तो क्लियर है कि किसी तरह कमर्शियल एक्टिविटी करने का परमिशन नहीं था। सर, एमसीडी आप देख रहे हैं, इस तरीके के किस एंगल पे आप काम कर रहे हो? सर, एमसीडी से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है जो हम उनको फर्दर नोटिस देकर भी उनसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और उनके रोल को भी हम एग्जामिन करेंगे और जैसा कि मैंने बताया जिसका भी इसमें रोल आएगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक फॉल्ट क्या पता है कि क्या वजह रही है ऐसी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? सर, अभी वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है और इसमें जो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, बेसमेंट के रिलेटेड फैक्टर्स, वाटर लॉगिंग से रिलेटेड फैक्टर्स, सभी एंगल से इसको प्रॉपर्ली देखा जा रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल से जो बच्चे के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? क्या जो वहाँ पे जो इस तरीके का तनाव फैला हुआ उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, कल भी हम उनसे कंटिन्यूसली एंगेज कर रहे हैं, हम उनसे रेगुलर डायलॉग में हैं और कल शाम को मेरे साथ में एमसीडी के भी कुछ सीनियर ऑफिशियल्स उनके साथ इंटरेक्ट किए थे, तो हम उनसे रेगुलर डायलॉग में हैं। उनके कंसर्न्स और उनका जो इमोशंस हैं अभी उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वो शांति बनाए रखें, मेन रोड्स को बिल्कुल ना जाम करें और अपने पढ़ाई पे और अपने मेन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें और भरोसा रखें कि इस केस में बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर देश भर से नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस घटना को शर्मनाक बताया है। दिल्ली देश की राजधानी है, शर्मसार किया है देश को। ये शर्मनाक है, कोई आपको मालूम है कि इसमें कोई शक नहीं है कि शर्मनाक बात है कि जब कोई जवान लड़के के सपने ऐसे बिल्कुल मतलब बर्बाद कर दिए हैं, उनके परिवार के भी आशाएं सब कुछ बर्बाद कर दिए हैं। ये तो बहुत दुखद बात है देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और एक पूरे जो हमारे एक जेनरेशन का आप भविष्य देख लीजिए क्या हालत है। पैकेज का ऐलान तो करे पीड़ित परिवार के लिए। देखिए, जो जीवन नष्ट हो गया तो उसके बाद में क्या सोल्यूशन ले आ सकेंगे आप इनके लिए और उनके परिवार के लिए? हाँ, कुछ कॉम्पेंसेशन देना ही चाहिए, अच्छी तरह देना चाहिए, लेकिन आइंदा ये नहीं होना चाहिए। ये है सबसे बड़ी जरूरी कि किसी और को यही दुख जो उनका परिवार अभी महसूस किया है ये किसी और को नहीं होना चाहिए। तब होगा जब आप जैसे लोग पार्लियामेंट में सवाल। हाँ, बोलूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और अब चर्चा इस बात की है कि कई कोचिंग सेंटर अवैध रूप से अपने बेसमेंट में लाइब्रेरी और कक्षाएं चला रहे हैं। इस पर आप सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और इस पूरे मामले में उन्होंने जांच की मांग की है और साथ ही आश्वासन भी दिया है। सबसे पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो छात्र इसमें मारे गए हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं
ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को ये अपार कष्ट जो उनके ऊपर आया है उसको सहन करने की शक्ति दे। जहां तक इस घटना का विषय है, कई कोचिंग सेंटर अपने बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाते हैं, क्लासेस चलाते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। किन अधिकारियों के साथ मिली भगत करके ये किया गया, उन पे कार्रवाई होगी और कार्रवाई के लिए हमारी जो एमसीडी की मेयर हैं वो कल से सक्रिय भी हो गई हैं। हमारे डॉक्टर सेली ओबराय, हमारे स्थानीय विधायक और सेली ओबराय जी, वो लोग वहां मौके पे भी रात भर मौजूद रहे। मैं एक दूसरी बात ये भी करना चाहता हूं कि जो मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का, आतिशी जी का, गोपाल राय जी का और इमरान हुसैन का जो वीडियो सामने आया है अधिकारियों के साथ मीटिंग का, वो मीटिंग बारिश के पहले हो रही है। उस समय उन्होंने, मंत्रियों ने बार बार कहा कि डीसिल्टिंग कराइए, नाले जाम हो गए हैं, पानी भर सकता है, अभी बारिश जब शुरू होगी समस्या आ सकती है और लंबे समय से ये समस्या है। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? एलजी की है। तो मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को आप सजा दे रहे हैं, उनकी जिंदगी आप नरक बनाना चाहते हैं। आपने जबरदस्ती करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने एक नोटिफिकेशन जारी करके, एक अध्यादेश जारी करके दिल्ली के सारे अधिकार ट्रांसफर पोस्टिंग के छीन लिए। और अब जब कार्रवाई करने की बात आती है तो एलजी के साथ मिलकर आप साजिश रच रहे हैं। ये बीजेपी की गहरी साजिश है कि दिल्ली को नरक बना के रखो, बर्बाद करके रखो। इनको एक्सपोज करेंगे, इनको पूरे देश और दिल्ली के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। और मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से और सीजीआई महोदय से भी कहना चाहता हूं कि कृपा करके देखिए क्या हालत बना रखी है इन्होंने। ऐसी साजिश आप रच रहे हैं कि नाले भरे रहें, बाढ़ आ जाए, कोई फर्क नहीं। मंत्री बार बार कहते रहे आपको साइट जाने का मौका नहीं है, आपको कार्रवाई करने का मौका नहीं है। तो ये किसके कहने पे किया गया? बीजेपी और एलजी के कहने पर। ये आपराधिक कृत्य है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर जी, एक छोटा सा सवाल, ये कि शिकायत की गई थी कि बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, 1 महीने पहले ही कर दी गई थी। ये कमर्शियल एक्टिविटी एक दिन से नहीं चल रही है। ये कोचिंग और बेसमेंट में जो क्लासेस चल रही हैं या लाइब्रेरी चल रही है, या क्या 1 साल से चल रही है जब से बीजेपी गई है और आम आदमी पार्टी आई है। 15 साल तो बीजेपी थी यहां पे, आज एक दिन से तो नहीं चल रही है। ये कोचिंग सेंटर और बेसमेंट में क्लासेस तो वर्षों से चल रहे हैं। किसकी मिलीभगत से चल रहे थे, आप बताइए मुझे। और खुद आज एलजी का बयान है कि 10 साल से नाले साफ नहीं हुए एमसीडी के। तो कौन 10 साल से एमसीडी में कौन बैठा हुआ था? बीजेपी बैठी हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा नेता माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी बातों को रखा। खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये जिम्मेदारी मिली है तो अब इसका निर्वहन बेहतर तरीके से करूंगा और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि विधानसभा में जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित, वंचित लोग हैं, उनकी समस्याओं को हम उठावें। साथ ही जो समाज की कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे अराजकता के मामले में हो, सारे विषयों पर हम यहाँ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। 5 दिन का सदन है। अब हम लोग आग्रह किए थे कि भाई 5 दिन और बढ़ाओ। अब ये सरकार तय करती है कि हम कितने दिन चलावें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे चले, जिससे सारी समस्याओं पर चर्चा हो सके। बैठक में क्या कुछ बातें हुई? बैठक में अभी क्या बैठक में सर क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या मुद्दे रहे हैं? वहीं दिल्ली की घटना को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तेज है। ऐसे में अगर हम शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की बात करें तो उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे में अब दिल्ली की सरकार और विपक्ष के नेताओं को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप छोड़ जो है मामले पर पूर्ण तरीके से न्याय मिले, इसकी कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही दर्दनाक हादसा दिल्ली में हुआ है। बेसमेंट में पानी गया, नाला फट गया
अब ये सरकार किसकी है, आपकी है, क्या ये सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं, बीजेपी ने जो अपॉइंट किए हैं, वो झगड़ा अब नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ ऐसा? आगे आने वाले दिनों में सरकार के हाथ से हम टाल सकते हैं क्या? उस बारे में सोचना चाहिए। 3 बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरी है, बाकी के बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है मानसिक। बच्चे सड़क पर उतरे हैं, हाँ, उनके साथ अगर कोई सरकार का प्रतिनिधि जाकर बात करता है तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अब तक कोई सरकार की तरफ से बच्चों से बात करने तक नहीं गया है। सर, ब्लेम गेम लगातार चल रहा है। ये ब्लेम गेम में ही देश खत्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी को दुनिया की फिक्र है। नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे, रशिया जाएंगे, हाँ, अब यूक्रेन जा रहे हैं। मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे, और मोदी जी यहाँ बच्चे हमारे जो हादसे के शिकार हुए उनके पास नहीं जाएंगे। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है। बस जनता पेरिस में हो रहे ओलंपिक पर पूरे विश्व की नज़र है। ऐसे में 24 जुलाई से ये ओलंपिक जो है वो शुरू हो चुका है, जिस पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी है। 24 जुलाई से पेरिस में ओलंपिक का प्रारंभ हुआ है और 2024 के ओलंपिक में भारत की ओर से 117 खिलाड़ियों का दल भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। उसमें से 16 स्पोर्ट्स और 69 इवेंट में हमारे खिलाड़ियों पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें कुल मिला के 95 मेडल हमारे 16 स्पोर्ट्स और 69 इवेंट में है। खास करके विशेष बात यह है, और मैं सबसे पहले अभिनंदन भी देना चाहूंगा हमारे मनु भाकर को, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करा है, भारत का गौरव बढ़ाया है। लेकिन उसमें विशेष बात यह है कि हमारी मनु भाकर ने खेलो इंडिया के तहत उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय करा कि देश को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना है तो हमें बच्चों में, यूथ में रहे हुई टैलेंट को आइडेंटिफाई करना होगा। खेलों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। उसको अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। नेशनल गेम्स का आयोजन करना होगा, तब जाके देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाएगा। और इसलिए इस बजट में भी 900 करोड़ से अधिक आवंटन खेलो इंडिया में करा गया है। तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।